और ये ज़ाफ़रान आपके अपर चतराल में होता है, लोअर में या कहाँ पे? अभी तो इस्माइल साहब मेरे ख्याल में हमारे भी हर तरह के लोग होते हैं, जी जी। थोड़ा सा सादा अल्फाज में उनको समझाए ना कि ग्लेशियर लेक क्या होते हैं और इनसे क्या अच्छा। खतरात होते हैं, या भी जो रिसेंटली इवेंट होते हैं इनका हाँ। क्या आपस में ताल्लुक है। अच्छा, ये है कि आईसी मोड का हमें जरा बताएं ना, आईसी मोड में क्या इसी मोड का ये है कि और आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं इसमें, और अपने ये 16 साल गुजारे तो उनका हाँ। कोई निचोड़ हमारे साथ शेयर करें ना। अच्छा, इसमें जो है जी भी, और मोहम्मद इस्माइल साहब के साथ थे, और चतराल के उसके AKRSP का खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, वहाँ पे चतराल में क्या पॉसिबल है कम्युनिटीज़ के लिए, उनकी बी कीपिंग का, या जो आपकी शहद की मक्खी है इनके पालने का एक कामयाब तजर्बा, जहाँ पे बहुत से लोगों के लिए आमदनी का ज़रिया बन रहा है। तो अब आगे चलते हैं उनके साथ, मज़ीद आगे ले जाते हैं। तो अभी जो है ना, ये ब्रेक में जाने से पहले हमने वो बात की थी कि और क्या हो और सकती क्या है। ज़रा हो हाँ, तो सकती है। रेशम के कीड़े हैं और उसके वो भी लेबोरियस काम है जनाब वो। अच्छा, और एक और अभी जो नया काम उधर शुरू किया है तो उससे भी लोग काफ़ी कमाने लगे हैं, वो है ज़ाफ़रान। अच्छा, तो ज़ाफ़रान तो बड़ा कीमती वो है। हाँ, वो कीमती है, लेकिन उसका भी ये है कि काफ़ी लेबोरियस काम है वो। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये करें तो हमारे और ये ज़ाफ़रान आपके अपर चतराल में होता है, लोअर में या कहाँ पे? अभी तो उन्होंने अपर चित्राल में भी किया, लोअर चित्राल में भी है, ये गरम चश्मे साइड पे जो है इन्होंने कुछ जो है टेस्ट किया है अभी। अच्छा, तो होता है दोनों चित्राल में है। कीमत तो उसकी काफ़ी हाई है। नहीं, बहुत ज्यादा है कीमत तो। ये तो मतलब 1 तोला सोना तो 1 तोला ज़फ़रान ही बराबर आपने है। तो अफगानिस्तान में भी आईसी मोड में काम किया कि उस तरफ आते हैं, तो सुने अफगानिस्तान में भी ज़ाफ़रान का काफ़ी पैदावार है। अफगानिस्तान में भी वो है, वो क्योंकि वो अफीम को ख़त्म करने के लिए जो है अच्छा, डिफरेंट, ज़ाफ़रान को अल्टरनेट ला हाँ, रहे हैं। वो अल्टरनेट उसको ला रहे थे ताकि, क्योंकि वो भी महंगी चीज़ है अगर वो करें। उसमें ये है कि उसके जो एक एक जो वो है अपना, उसको क्या कहते हैं, जो एक एक नीडल है उसको निकालने के लिए वो काफ़ी जो है ना नाजुक काम है। अच्छा, तो इसीलिए जो है लेबर उसमें भी है। चले आगे देखिए, चलते हैं। तो 2007 में आप फिर नेपाल चले गए। 2000 यानी 4 में मैं, मेरा वो उधर हो गया था, लेकिन मैं गया 2005 में यहाँ से। अच्छा, तो मैं चला गया नेपाल। नेपाल में मैं जो है ना काफ़ी टाइम वहाँ पे रहा। कितने उस साल रहे नेपाल में? नेपाल में मैं तकरीबन जो है 16 साल रहा हूँ 16 नेपाल में। साल हाँ। फिर अच्छा, तो आप उसमें ये कि तकरीबन नेपाली बन गए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि नेपाली ही है तकरीबन। अच्छा। तो उसमें यह है कि मैं जब नेपाल गया हम्म, तो 2007 या 8 में, हाँ 2008 में, ये अफ़गानिस्तान में सिमोड का ऑफिस है। हम्म। तो मैं कंट्री रिप्रेजेंटेटिव बन के उधर भी थोड़ा टाइम ये के लिए। आईसी मोड जरा व्यूवर्स को बताए ना, अच्छा, हम तो जल्दी से कह लेते हो, कहेंगे आईसी मोड क्या हाँ, भला है। मैं इस सिमोड के बारे में ये बता दूंगा कि ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के नाम से एक इदारा है। ये जो चूँकि पहाड़ी इलाके है हाँ, उन रीजन में काम करता है। रीजन में ये जो है हमारा HKH जिसको कहते हैं, हिंदू कुश हिमालय। अच्छा, हिंदू कुश हिमालय जो है ये अफगानिस्तान से शुरू होता है और म्यांमार में ख़त्म होता है। ये, बर्मा में। हाँ, बर्मा में, जिसको पहले बर्मा कहते हैं अब अब म्यांमार म्यांमार कहते हैं। कहते हैं, ठीक है। ये तकरीबन 3500 किलोमीटर है यहाँ और से इसमें शुरू की। कौन कौन से ममालिक है? इसमें 8 मुल्क आते हैं। इसमें अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, नेपाल आता है, और बांग्लादेश आता है, और म्यांमार आता है, और चाइना भी आता है। अच्छा, 8 तिब्बत, ममालिक, 8 ठीक मुल्क। ठीक। तो ये जो दुनिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में जो है 34 हार्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, उनमें 4 जो है इस रीजन में है। अच्छा, इस पूरी दुनिया के पूरे दुनिया के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे दुनिया के लिए। ऑलमोस्ट 10% ऑफ द हाँ, होल वर्ल्ड यहाँ पे जो है ना। यानी हमारे लिए अकेले नहीं, ये पूरे दुनिया के लिए भी बहुत ही अहम एरिया है। ठीक। उसके अलावा एक और बात जो आपने की ये प्रोग्राम के शुरू में कि जी वो हमारा एरिया फ्रेजाइल है, और वो जो ग्लाफ की फ्रिजाइल आपने बात की, इकोसिस्टम है जी जी। हाँ, इसकी बात आपने की। तो इसमें यह है कि आउट ऑफ द जो वो है मतलब पोल, हम्म, यानी जो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है वो इसी इस रीजन एरिया में। में है, इस रीजन में है। तो हम इसमें आज इस प्रोग्राम में थोड़ा बहुत जो है हमारे ग्लेशियर के बारे में भी बात करेंगे। डेफिनेटली करेंगे हमारा सारा। चूँकि हमारा जो है फ्रेजाइल का ये है कि एक इंडियन साइंटिस्ट है, उसने एक ये लिखा है, क्या नाम है, क्या नाम, एक किताब लिखा है माउंटेन स्पेसिफिसिटी। अच्छा, तो उसमें यह है कि ये जो माउंटेन है ये
इनका एक्सेसिबिलिटी मुश्किल है, ये जो है ना फ्रेजाइल है। मतलब तो इसका मतलब फ्रेजाइल का मतलब ये नहीं होता है कि कोई खराबी। अभी आप अगर नाजुक नाजुक, अभी देखिए फ्रिजाइल ना, के असल मानी जो है ना, वो कहते हैं नाजुक, नाजुक जिसका है। आपको ज्यादा केयर करना हाँ, ज्यादा पड़ता है। केयर कर। अभी आपके पास एक गिलास हो स्टील का और एक हाँ, शीशे की, बिल्कुल बिल्कुल तो अब ये तो नहीं है कि वो शीशा वाला कोई कम कीमती है नहीं, या खूबसूरत है लेकिन उसका ख्याल उसका ज्यादा ख्याल रखा ज्यादा। जाता तो इन जगहों का ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है। हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल, यानी आप कहें केपी और जीबी, इन दो प्रोविंस में हमारे पास 7,000 प्लस जो है वो है। ग्लेशियर्स है। ग्लेशियर्स हैं। ठीक। और उन ग्लेशियर में कोई 3,000 प्लस हमारे पास जो है वो ग्लेशियर लेक है। अच्छा, 3,000 प्लस। हाँ, तो उसमें इन्होंने कोई 30 या 33 के करीब जो है वो जो अपने ग्लेशियर लेक है उनको डेंजर करार दिया हुआ है। इस्माइल साहब, मेरे ख्याल में हमारे भी हर तरह के लोग होते हैं, जी जी। थोड़ा सा सादा अल्फाज में उनको समझाए ना कि ग्लेशियर लेक क्या होते हैं, उनसे क्या अच्छा। खतरात होते हैं, या भी जो रिसेंटली इवेंट होते हैं इनका हाँ। क्या आपस में ताल्लुक है। अच्छा, ये है कि सब ने आजकल तो ये बड़ा आम है, टीवी में खबरों में भी आता है, आम जगहों में भी लोग ये बात करते हैं गुलाफ की। जी। तो ग्लेशियर लेक जो है ना, आउट ब्रस्ट फ्लड जो है उनको हाँ। ग्लाफ कहते हैं। ठीक। तो ये चूंकि हमारे जो ग्लेशियर हैं, ये आजकल आप ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंदर ही अंदर पिघलते हैं, अंदर ही अंदर पिघलते हैं। और वो जो इनके बाहर दरमियान, से दीवार है वो एकदम से फट जाती है। हाँ, ये जो है ना, वो जो ग्लेशियर होते हैं वो पानी बन जाते, यानी लेक बन जाते हैं, हाँ, एक झील बन जाते हैं। आपको नजर नहीं आती। हाँ, तो वो झील जो है यानी आपको जो है ना वो एकदम से फट एकदम जाती है। फट जाती है। अच्छा, एक और टर्म भी अभी आया है जी। ये ग्लाफ के बाद, उसको कहते हैं कि लैंड स्लाइड लेक आउटब्रस्ट, LLOF। अच्छा, हाँ, तो वो जो है ना हमारे इसमें ये क्लाउड जो वो जो मट्टी वगैरह हाँ, के साथ पूरे तौदी आ जाते हाँ, ये मिट्टी जो है ना पूरे आके किसी नाले को बंद कर देते हैं, हाँ। लैंड स्लाइड होके, तो वो भी आउटब्रस्ट हो जाते हैं। हाँ, उनका भी एकदम से फिर जो है ना। एकदम से, तो वो भी तबाही फैल जाती है। अब चूंकि दो टर्म हम यूज करते हैं, एक एडाप्टेशन और एक मिटिगेशन। सही है। मिटिगेशन का ये है कि वो तो हमारे हाथ में नहीं है, जिधर कारखाने हैं वो लोग अगर उनको बंद करें या कम करें ठीक। तो वो कर सकते हैं। एडाप्टेशन ये है कि ये लोकल चीज़ है हाँ। और ये इम्पेक्ट की बात है, ठीक। मतलब कास की बात जो है वो हम उस पर हमारा इतना इख्तियार नहीं है। तो एडाप्टेशन लोकली होता है। तो हमारे जो लोग यही कहते हैं कि यार दुनिया जो है गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो हम क्या कर सकते हैं, सल्यूशन क्या है इसके। ठीक। सल्यूशन ये है कि हम जो है ना, पहले तो ये है कि इसके जो नुकसानात है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक। पहला सल्यूशन। दूसरा ये है कि थोड़ा बहुत हम मतलब एडाप्टेशन में ये कर सकते हैं कि क्लाइमेट रिजिलियंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो रिसेंट वाक़यात हमारे गिलगित में हुए हैं या पिछले साल चित्राल में हुए हैं, तो उनमें सब में यही है कि मतलब जिन जगहों से ये ग्लाफ गुजरा है, तो उन एरिया में दोबारा ये जो घर है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दोबारा न बनाए, कोशिश करें कि वो वहाँ ना बने। एक तो ये हो गया। दूसरा साइट सिलेक्शन में हाँ, आप अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा जो है कार्बन ऑफसेट की जो हम बात करते हैं, यानी मिसाल के तौर पर कार्बन को कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सिंक करें, तो उसमें यह है कि हम एफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और हम अपने पानी को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज कर सकते हैं। जितने भी हमारे पास बेरन एरिया हैं उनको हम महफूज कर सकते हैं, अपने इकोलॉजी को हम महफूज कर सकते हैं। यही तरीके हैं लोकल। अच्छा, इसमें ऐसा है, आप तो वहाँ पे रहते भी है, उस रीजन में काम किया है, उन लोगों की लोकल नॉलेज, दे आर अवेयर की चीजें बदल रही है। मैं आशिक खान साहब है ना WW, जी जी, वो कह रहा था मुझे एक पहाड़ी खातून ने बता दिया कि जी जब से ये ग्रास तितलियां नहीं है तो घास नहीं उगती, जो पॉलिनेटर है। जी जी जी। तो मकामी लोग इस क्लाइमेट चेंज को नहीं, ये देखो ना, हम असल में ये होता है कि मतलब रिसर्च जब लोग करते हैं तो नई नई टर्मिनोलॉजी आ जाती है। ये जो जिसको हम ग्लाफ कहते हैं, हाँ। ग्लाफ कोई नई चीज नहीं है, ये पुराने वक्तों में भी होता था। हाँ। इसका चित्राली में नाम भी है, क्या नाम? उसको कहते हैं चटीबोई। चटीबोई। चटीबोई स्पेशल, हाँ, चटीबोई ग्लाफ जो है इसको चटीबोई कहते हैं। अच्छा। चटीबोई का मतलब ये है कि ये पुराने वक्तों में जो है ना, वही ग्लेशियर जो है वो बंद हो जाता था, मतलब वो पिघल जाता था, पिघलने के बाद जो है वो फिर ब्रस्ट हो जाता था।
तो ये यानी ये नहीं है कि कोई नई चीज़ है, वो अच्छा, उस जमाने में अर्ली वार्निंग सिस्टम था। उस अर्ली वार्निंग सिस्टम को वो कहते हैं फूमबरश। कुम्बरश। फूमबरश, फूमबरश का मतलब ये है कि वो आग लगाते थे, मिसाल की तो आग जलाते थे ना, हाँ। एक खास, ग्लोबल वार्मिंग करते थे। हाँ वो नहीं, आग जलाते थे एक खास एरिया में, ताकि वो अगले गांव के लिए विजिबल हो वो जगह। अच्छा। मिसाल के तौर पर मतलब मेरे गांव है रेशुन, वहाँ पे अगर उन्होंने आग लगा ली, वो आग जला दिया, उस जगह को वो कहते थे फूमबरश डोक। अच्छा। मतलब फूमबरश जिस वो जगह का डोक जिलानी आपके यहाँ पर हाँ, जो है हाँ, फूमबरश, हाँ। उधर वो आग लगाते थे तो आगे गांव में पता चल जाता था। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम का ये था उस अच्छा, समय। वो कि कोई खतरा है। हाँ कि खतरा है। तो उस जमाने में ये था कि दो चीज़ों के लिए ये करते थे, एक सैलाब के लिए और एक जो है वो अपना ये कोई इन्वेडर के लिए। अच्छा। तो उनको पता था कि ये अभी सैलाब वाला वो है, आग उन्होंने हाँ। जलाई है, और ये जो है वो इन्वेजन वाला है। अच्छा। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम का कंसेप्ट Exactly, ऐसा है पुराने। कि- हाँ। अच्छा, फिर ये लोकल जो एक और चीज़ है हमारे लद्दाख में भी उन्होंने की है, और ये अस्करदू में भी उन्होंने जो है ग्लेशियर ग्राफ्टिंग का हाँ। काम किया है। तो वो ठीक है, हमारा इंडिजिनस नॉलेज है, ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, तो ज़्यादातर ये होता है। ग्लेशियर ग्राफ्टिंग मैंने भी थोड़ा इसके बारे में पढ़े थे, जरा ये बताए ना, हमारे देखे ना, हमारे बहुत सारे लोग पहाड़ों को सैर के लिए तो जाते हैं, हर एक की ख्वाहिश होती जी है, जी जी। लेकिन बहुत सारी चीजों का उनको पता नहीं है, वो तो जाके बस थोड़ा सा एक दो दिन के लिए गए। हाँ। ग्लेशियर ग्राफ्टिंग क्या है? ग्लेशियर ग्राफ्टिंग ये है कि आप या मिथ का है या ये इतना इसमें साइंटिफिक वो नहीं है, ठीक है। इसमें आर्ट भी है। हाँ। वो कहते हैं कि जी वो फलाना ग्लेशियर जो है वो मेल ग्लेशियर है, अच्छा। वो फलाना ग्लेशियर जो है वो फीमेल ग्लेशियर है। ठीक है। उधर से भी कुछ वो ले आते हैं ग्लेशियर का जो है वो क्या कहते हैं, पानी भी ले आते हैं, वहाँ से ग्लेशियर का कोई टुकड़ा भी ले आते हैं, वो फीमेल वाले से भी ले आते हैं। लेकिन एक जगह में वो पुराने जो लोग हैं, हाँ। यानी गांव के बूढ़े हैं, उनको पता है कि किस जगह में, तो उसमें फिर ये नमक मिलाते हैं, कोयला मिलाते हैं, ठीक। मिला के उसको एक घाटी में डाल के, हाँ। फिर वहाँ पे वो पानी का जो है ना उसमें डाल के, वो फिर जब सर्दियों में वो बर्फ लगती है, हाँ। फिर आने वाले जो है ना तो वहाँ पे ग्लेशियर ग्रो कर जाता है। वो ग्रो करना शुरू कर देता है। जिस तरह हम पौधा लगाते हैं, सक्सेसफुल एग्जांपल देखिए आपने? कहने को तो हमारे यहाँ बहुत से ग्लेशियर ऐसे हैं जिनके बारे में यही राय है कि ये ग्राफ्टेड ग्लेशियर्स है। अच्छा, मैं एक और भी टर्मिनोलॉजी पिछले दिनों कहीं पढ़ रहा था इसमें, कि वो इससे ग्लेशियर से वो से मतलब इरिगेशन पर्पस के लिए वो लोकल ग्लेशियर से बना लेते हैं। अभी ना मैं आपको एक इसका मिसाल ये दे दूं कि हमारे जो चित्राल हैं, चित्राल में कोई 543 घर है, सॉरी गाँव है, हाँ। 543 गाँव है, और उस 543 गाँव में कोई 542 जो है, मैं ना 542 जो है गाँव है, 543 एक ग्लेशियर ज्यादा है। अच्छा। हाँ, एक ग्लेशियर जो है वो गांव से, तो हर एक गांव के ऊपर, हमारे जो गांव आबाद है वो ग्लेशियर के ऊपर आबाद। अच्छा, वो सोर्स ऑफ वाटर है। वो सोर्स ऑफ वाटर है, हर ग्लेशियर के ऊपर गांव है। ठीक। मतलब ऊपर ग्लेशियर है तो उसके नीचे, हाँ, नीचे ठीक, गांव है। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह का हमारे वो है, इस तरह। अच्छा, वो जो हमारे जितने चैनल है हाँ। वो भी उधर ही उस ग्लेशियर से ही आते हैं ठीक है। गांव की तरफ, ठीक। जितने भी ग्लेशियर हैं। तो लोगों में वहाँ पे भी है, इसको अभी ये वक्त है कि ये जो उनके लोकल नॉलेज है इसको भी जो है ना आप वो किया जाए, क्या नाम है अपना, डॉक्यूमेंट किया जाए, ठीक। और उसके ऊपर भी अगर कोई गवर्नमेंट वो अभी ना हम अडाप्टेशन की बात करते हैं, ठीक। तो अडाप्टेशन तो यहाँ बैठ के अकेले क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री तो नहीं कर सकते हैं। ये हम सब लोग अगर अभी ये किसी एक महकमे या किसी एक इदारे या किसी एक आदमी के पहुंच से बाहर निकल चुका है। वो भी बहरहाल अडाप्टेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना लोकल कम्युनिटीज, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे काम की जरूरत है। यहाँ पे नहीं, वो तो लोकल एक्शन की है ना, अडाप्टेशन की बात ही तो लोकल एक्शन की। बिल्कुल। वो जब अगर इसको करेंगे तो फिर ये कामयाब होगा, वरना तो मुश्किल है। क्योंकि देखिए अगर डिजास्टर होती है, जिस तरह आप रोज देखते हैं, जी जी, तो डिजास्टर में सबसे पहले जो अब तक बंदा पहुंचता है वो तो वही मकामी का बंदा होगा। बिल्कुल। अगर वो ट्रेन है, वो अवेयर है, तो वो किसी टूरिस्ट को, किसी अपने अपने आप को बचा सकता है, आपको बचा सकता है, अपने पड़ोसी दोस्त को बचा सकता है, किसी को।
क्योंकि यहाँ से जब एनडीए में और इनसे मदद ये आई क्लाइमेट जाएगी चेंज तो मिनिस्ट्री या दूसरे लोग उधर वो क्या- पहुंचेंगे तो वो तो काफी देर तो होगी। आईसी मोड का मैं जरा बताए ना, आईसी मोड में क्या इसी मोड का ये है और कि आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं इसमें, और आपने ये 16 साल गुजारे तो उनका हाँ कोई निचोड़ हमारे साथ शेयर करें ना। अच्छा, इसमें जो है ना मैंने जो पाकिस्तान में किया है वो ये 18 अमेंडमेंट से पहले अच्छा यहाँ के जो रेंज लैंड का पॉलिसी था अच्छा उस पे मैंने बहुत काम किया अच्छा पाकिस्तान के हवाले से। ठीक मैं दूसरे मुल्कों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 18 अमेंडमेंट के बाद ये हो गया कि ये सब्जेक्ट चला गया अपने सूबों में। सुबह में जब सूबों में चला गया तो हमने केपी के जो वो था, क्या नाम है, रेंज लैंड पॉलिसी था, उसको अप्रूव करवाया। अच्छा अच्छा, उस हिसाब से अभी उनका रेंज लैंड का एक कंजर्वेटर भी है। अच्छा रेंजर का डायरेक्टर भी है। हाँ, रेंज लैंड का एक कंजर्वेटर, एक सर्कल है उन्होंने बनाया अच्छा रेंज लैंड का। तो उन्होंने काफ़ी काम किया है। फिर हमने गांव-गांव में भी थोड़े बहुत काम किए। तो इस तरह जो है रेंज लैंड के ऊपर काम हुआ है। और इसके अलावा जो है ये पाकिस्तान में इसीमोड ने ये जो ग्लेशियर है इनका एक नक्शा जो है वो बनाया है, इन्वेंट्री बनाई है। इन्वेंट्री बनाई है, इसका ये एटलास है। जो ग्लेशियर की इन्वेंट्री है पूरे रीजन की बनाई है। पूरे रीजन की भी है, हाँ पूरे रीजन की है, यानी यहाँ से लेके म्यांमार तक, जितना भी अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक। ठीक। अच्छा, इसके अलावा एक और काम जो इसीमोड ने किया था कि इन्वायरमेंट को और टूरिज़्म को और इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो भी काम चल रहा है, लेकिन सही। काम चल रहा है, हो सकता है आगे उसकी क्या वो होगी। जिस तरह कंचनजंगा लैंडस्केप, कैलाश लैंडस्केप, ठीक है तो ये जो है इधर हमारे पास था कराकुरम पामीर लैंडस्केप। इन लैंडस्केप के ऊपर इसीमोड ने काम किया है। अब अगर आप देखें तो हमारा जो ये वोखान है, वोखान कॉरिडोर, तो वोखान पूरा उन्होंने, यानी अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो 1975 में एक वो था, क्या नाम है, इकोलॉजिस्ट, उसने यहाँ आके ये जो खुंजराब नेशनल पार्क है, हाँ वो आशिक साहब ने आपको बताया होगा, उसको 1975 में उसको पहला जो है नेशनल पार्क करार दे दिया हाँ इधर इस एरिया में। उसके बाद इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को देख के उसके साथ एडजेसेंट जो है वो तकरीबन 80 में, 84 85 में ये ताशकुरगान नेचर रिजर्व ठीक शिनजियांग ने, जो प्रोविंस हाँ, हमारे साथ लगा, उन्होंने उसको भी डिक्लेयर किया है। ठीक वो वाला जो है वो तकरीबन कोई 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो खुंजराब नेशनल पार्क है ये छोटा है, मतलब 3-4 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर या इससे कुछ बड़ा है। साथ में जो है ना कराकुरम जो है कुरुम्बर जो है वो फिर जीबी गवर्नमेंट ने उसको भी वो किया है। तो ये कोई 6-7 जो है ना नेशनल पार्क है और 4 मुल्कों में है। अच्छा तो इनके ऊपर जो है काफ़ी थ्योरेटिकल काम हुआ है, अभी प्रैक्टिकल काम होना है। क्या मुश्किलात नहीं आती होंगी मुख्तलिफ मुल्कों में ये कोऑर्डिनेशन के उसके? कोऑर्डिनेशन के मुश्किलात ये है कि हमारे जो है ना 4 मुल्क हैं और डिफरेंट किस्म की इसमें हुकूमतें हैं। हाँ, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अलग तर्ज हुकूमत तर्ज हुकूमत है, अफगानिस्तान में अलग तर्ज हुकूमत है, चाइना में अलग है और इस तरफ अलग है। लेकिन इधर कम्युनिटी, ताजिकिस्तान है, उस तरफ ताजिकिस्तान है, जोरकुल जो है नेचर रिजर्व जो है वो ताजिकिस्तान में है। तो इसका ये है कि कुछ कम्युनलिटीज़ भी हैं। कम्युनलिटीज़ ये है कि वहाँ की जो लैंग्वेजेस हैं वो तकरीबन एक दूसरे के लोग एक दूसरे को समझते हैं। फिर ये जो है एक दूसरे से मिले हुए एरिया है पूरा, ये जितने भी 5-6 जो नेशनल पार्क हैं ये सब मिले हुए हैं। अच्छा तो ये जो कम्युनिटी है वहाँ पे, तो वो तकरीबन आप कहें एक हिसाब से ज़्यादातर होमोजीनियस है। तो हेट्रोजेनिटी कम है उसमें कम्युनिटी के हिसाब से, लेकिन मुल्कों के हिसाब से 4 है। लेकिन फिर एक दूसरे के नज़दीक हैं, 50 स्क्वायर किलोमीटर के रेडियस के जो है ना अंदर है ये मुल्क। तो एक ये है। माउंटेनियस रीजन में कम्युनिटीज के साथ काम करना कैसे पाया आपने? कम्युनिटी के साथ अगर देखें ना, ये बड़ा डाइवर्स एरिया है। अफ़गानिस्तान से लेकर अगर आप म्यांमार तक जाएं, यहाँ पे कोई 300 एथनिक ग्रुप है, 1000 के करीब डायलेक्ट्स है। इस 300 एथनिक ग्रुप में कोई 1000 के करीब जो है ना डायलेक्ट्स है। तो कम्युनिटी ये है कि कुछ कम्युनलिटीज़ भी है और डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन ये है कि इन ए वे
मेरे ख्याल में अगर प्लेन एरिया और इनको कंपेयर करें तो जो माउंटेन की कम्युनिटीज़ हैं वो ज़्यादा वो है रिस्पॉन्सिव है। अच्छा, हाँ, कंपेयर ऐसा टू तो प्लेन। नहीं कि आप खुद माउंटेन रीजन से है तो ये आपको काम में आसानी हो सकता है मेरा जैसा बंदा जाए उसको मुश्किल लगता हो। पता नहीं, हो सकता है, ये भी हो देखिए ना, सकता है। जिस कल्चर से हाँ, आप बिलोंग करते हैं ये भी हो आपको सकता ये है। तरीका आता है कि उनसे हाँ, कैसे बात की जाए, ये उनको भी हो कैसे सकते है। मोटिवेट किया हाँ, जाए। क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक भी उस एरिया उसी से, एरिया से है शायद तो मैं वो इजी फील कर रहा, वो अलग बात एंड है। मे बी दैट इज व्हाई यू आर द फिटेस्ट पर्सन फॉर दैट जॉब। हाँ, चले थोड़ा सा ब्रेक हाँ, लेके फिर आगे जाते ठीक हैं। है यार, ये